नमस्कार, मैं हूं सूरज सिंह और आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है सूरज सर की पाठशाला। आज हम हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की श्रृंखला का अगला वीडियो है और इसके अंतर्गत हम उन प्रपत्रों को देखेंगे जो कि उस समय जमा करने की आवश्यकता होती है जब एक पीठासीन अधिकारी ईवीएम और अन्य सामग्री मतदान कराने के बाद जमा करते हैं। और कुछ ऐसे प्रपत्र हैं जिनको कि उस समय पर्यवेक्षक या रिटर्निंग ऑफिसर को या सेक्टर मजिस्ट्रेट को पीठासीन अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनमें जो सबसे पहला प्रपत्र है वो है अनुलग्नक 13, यानी ये वो ऐसे प्रपत्र हैं जिनके बगैर आपकी ईवीएम और अन्य सामग्री जमा नहीं हो पाएगी। अगर आपने इनको पहले से तैयार नहीं किया है तब आपको असुविधा हो सकती है और व्यावहारिक रूप से ऐसा देखा गया है कि इनके अभाव में बहुत समस्या आती है, इनको दोबारा से तैयार करना पड़ता है। तो पहले से ही इनको तैयार करा लिया जाए, इसलिए ये वीडियो तैयार किया गया ताकि आपको सामग्री और ईवीएम जमा करते समय किसी भी प्रकार की परेशानी ना आए। तो देखते हैं कौन कौन से प्रपत्र हैं जो कि अंत में जमा करने के समय जिनकी आवश्यकता होती है। उनमें सबसे पहला है अनुलग्नक 13, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अनुलग्नक 13 ये क्या है? ये है पीठासीन अधिकारियों द्वारा निर्वाचन क्षेत्र के पर्यवेक्षक रिटर्निंग ऑफिसर को प्रस्तुत किए जाने वाली अतिरिक्त रिपोर्ट से संबंधित प्रपत्र। ये 16 बिंदुओं की रिपोर्ट है। इसमें पहला बिंदु है मतदान केंद्र का क्रमांक, यानी जिस मतदान केंद्र पर आप मतदान कराने के लिए भेजे गए हैं उसकी एक स्पेसिफिक विशेष मतदान संख्या होगी, केंद्र संख्या होगी, और उस मतदान केंद्र की संख्या को आपको यहाँ लिखना है। अगला बिंदु है सीपीएफ की तैनाती। इसका जवाब हाँ या नहीं में लिखना है। सीपीएफ मतलब सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स, यानी केंद्रीय सुरक्षा बल। अगर आपके केंद्र पर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं चुनाव कराने के दौरान तब आप उसका उत्तर हाँ लिख देंगे, और अगर केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात नहीं है तब उसको नहीं लिख देंगे। सामान्य रूप से लोकसभा और विधानसभा के चुनावों में सीपीएफ यानी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स की तैनाती की जाती है, इसलिए आपका ये कॉलम में हाँ लिखा जाएगा। अगला बिंदु है माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती। इसका भी उत्तर हाँ या नहीं में देना है। कुछ मतदान केंद्रों पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती होती है। अगर आपके मतदान केंद्र पर माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती है तब उसका उत्तर आप हाँ में लिखेंगे और यहाँ टिक कर देंगे, नहीं को काट देंगे। अगर आपके केंद्र पर यह तैनाती नहीं है तो आप इसमें नहीं लिखेंगे। ठीक है। अगला बिंदु है वीडियो कैमरा की व्यवस्था। कुछ मतदान केंद्र संवेदनशील और अति संवेदनशील होते हैं, वहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से एक वीडियो कैमरामैन की व्यवस्था की जाती है ताकि पूरे चुनाव मतदान की वीडियो रिकॉर्डिंग कराई जा सके। अगर आप ऐसे किसी मतदान केंद्र पर तैनात हैं और वहाँ वीडियो कैमरामैन की व्यवस्था है तो आपको इस कॉलम को भरना है। अगर है तो आप हाँ लिख देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो इसमें नहीं लिख देंगे। ठीक है। इसके बाद अगला आता है कुल मतदाता, यानी जहां आपको मतदान कराने भेजा गया आपके मतदान केंद्र पर कुल कितने मतदाता पंजीकृत हैं, उन टोटल मतदाताओं की संख्या यहाँ लिखनी है। अब ये टोटल मतदाताओं की संख्या वो है जो कि निर्वाचक नामावली में जिनका नाम दर्ज है। ठीक। अगला देखते हैं हम डाले गए कुल मतों का प्रतिशत, यानी जितने भी वोटिंग हुई है, जितने मत पड़े हैं उनका प्रतिशत आपको लिखना है। अब ये कैसे लिखना है? जितने भी मतदाता आपके पोलिंग बूथ पर पंजीकृत हैं मतदाता सूची में, उस संख्या के आधार पर डाले गए कुल मतदाताओं से उसका प्रतिशत निकालना है और यहाँ लिख देना है। अगला है मतों का प्रतिशत। मतों का प्रतिशत भी वही होगा जो कि टोटल पोल्ड वोट है, यानी जितने मतदाताओं ने वोट दिया है और कुल मतदाताओं के सापेक्ष उनका प्रतिशत निकालकर आप यहाँ लिख देंगे। नेक्स्ट बिंदु है कुल उम्मीदवारों की संख्या, यानी आपने जहाँ चुनाव कराया उस मतदान केंद्र पर या उस निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं उन सबकी संख्या लिखनी है। ठीक। अगला है अभिकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधि उम्मीदवारों की संख्या, यानी ऐसे कितने उम्मीदवार हैं जिनकी ओर से आपके केंद्र पर अभिकर्ताओं की नियुक्ति की गई, यानी एजेंटों की नियुक्ति की गई है। सपोज दैट जहां आप चुनाव करा रहे हैं उस क्षेत्र में, उस संसदीय क्षेत्र में 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि ये 15 उम्मीदवारों के अभिकर्ता या एजेंट आपके केंद्र पर नियुक्त किए गए हों। तो हो सकता है इनमें से 10 हों,
तो उनकी संख्या आपको लिखनी है। मतलब जितने एजेंट आपके मतदान केंद्र पर उपस्थित रहे हैं वो किस किस उम्मीदवार के थे ये आपको पता होगा, उन उम्मीदवारों की संख्या लिखनी है। सीधी सी बात है कि जितने अभिकर्ता हैं उतने ही उम्मीदवारों का यहाँ संख्या आपको लिखनी है। ये इसका बिंदु में कॉलम में बढ़ जाएगा। अगला है मतदाता जिन्होंने EPIC के अलावा अन्य दस्तावेजों द्वारा मतदान किया, यानी ऐसे मतदाताओं की संख्या आपको लिखनी है जिनके द्वारा EPIC के अलावा अन्य दस्तावेजों का सहारा लिया गया अपनी पहचान सुनिश्चित करने के लिए। अब EPIC क्या है? EPIC यानी मतदाता पहचान पत्र। मतदाता पहचान पत्र के अलावा दूसरे दस्तावेजों से मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। ठीक है। अगला बिंदु आता है नकली मतदान अभिकर्ताओं के सामने किया गया, हाँ या नहीं में इसका उत्तर देना है। तो ये निश्चित रूप से इसका उत्तर हाँ ही होगा, क्योंकि नकली मतदान का तात्पर्य है मॉक पोल। तो मॉक पोल मतदाताओं के सामने किया गया, हाँ। कुछ आपवादिक स्थिति हो सकती है कि आपके नकली मतदान यानी मॉक पोल के समय अभिकर्ता ना पहुंची हो, तब इसका आंसर नहीं में लिख देंगे। लेकिन मेरा सुझाव ये है कि प्रयास करें नकली मतदान यानी मॉक पोल एजेंटों की उपस्थिति में ही किया जाए। अगला बिंदु आता है नकली मतदान क्लियर किया गया, इसका भी हाँ या नहीं में उत्तर देना है। तो ये भी अनिवार्य रूप से इसका उत्तर भी हाँ होगा और यहाँ टिक करेंगे, नहीं को काट देंगे। अगला बिंदु क्या मशीन को उपयुक्त प्रकार से बंद एवं मोहरबंद किया गया है, यानी ये बिल्कुल इसका उत्तर भी हाँ में लिखना है कि मशीन को बंद किया गया और मोहरबंद यानी सील बंद भी किया गया। तो इसका आंसर भी हाँ होगा। ठीक। अगला बिंदु आता है और वो अगला बिंदु है 14वां। क्या 17C मत अभिकर्ताओं को उनके दस्तखत लेने के बाद दिया गया? 17C का तात्पर्य है मतपत्र लेखा, और मतपत्र लेखा मतदान अभिकर्ताओं को दिया जाना अनिवार्य है। तो इसका उत्तर भी आप इसमें भी हाँ लिख देंगे कि हाँ उनको दिया गया उनके दस्तखत लेने के बाद। अगला बिंदु ऐसे मतदाताओं की संख्या जिन्होंने 5 बजे के बाद टोकन प्राप्त करके मतदान किया। अब ये 5 बजे के बाद, 5 बजे का समय निर्धारित है, संभवतः लोकसभा चुनाव में 6 बजे का समय निर्धारित है, यानी निर्वाचन समाप्त करने का एक निश्चित समय होता है। उस समय के पश्चात अगर मतदाताओं ने वोट दिया तो उनकी संख्या लिखनी है। अब होता क्या है कि जितने लोग भी आपके मतदान केंद्र पर आ जाते हैं निर्धारित समय के बाद भी आप उनको वोट डालने से मना नहीं कर सकते, बल्कि करेंगे ये कि जो लाइन में लगे हुए हैं उस परिसर में जो आ चुके व्यक्ति हैं, उसके बाद मतदान समाप्त करने का जैसे ही समय होगा आप उस परिसर का दरवाज़ा बंद करा देंगे, बाहरी गेट बंद करा देंगे, और जो लाइन में लगे हुए जितने भी लोग हैं पीछे से उनको नंबर 1 करके पर्ची देते हुए समाप्त कर देंगे, और उसके बाद सभी को मतदान कराएंगे। तो 5 बजे के बाद यानी निर्धारित समय के बाद, मतदान समाप्ति की निर्धारित समय के बाद जितने लोगों ने भी इस प्रक्रिया द्वारा मतदान किया उन मतदाताओं की संख्या आपको यहाँ लिखनी है। और अगर ऐसा आपके यहाँ नहीं है तब यहाँ कोई नहीं लिख देंगे, कोई नहीं। ठीक है, तो ये इसमें भर देंगे। अगला है क्या मतदान के समय कोई महत्वपूर्ण घटना हुई? महत्वपूर्ण घटना से आशय कोई अप्रिय घटना, कोई झगड़ा, कोई बलवा, इस तरह की कोई घटना हुई हो तो इसमें आप नहीं लिख देंगे, है ना, और इसे टिक कर देंगे, इसे काट देंगे। ये आपकी 16 बिंदु की रिपोर्ट कंप्लीट हो गई और इसको आप जमा कर देंगे। अगला जो प्रपत्र आता है और वो प्रपत्र है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान के पश्चात सेक्टर मजिस्ट्रेट को दी जाने वाली सूचना। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि पहला बिंदु क्या है, कुल मतदाताओं की संख्या। कुल मतदाताओं की संख्या लिखनी है यहाँ, यानी जो जितने भी वोटर आपके मतदान केंद्र पर, जितने भी वोटर आपके मतदान केंद्र पर पंजीकृत हैं मतदाता सूची में, उन सभी की संख्या लिखनी है। ठीक है, अगला लिखना है ईवीएम में कुल पड़े मतों की संख्या, यानी ईवीएम में कुल कितने वोट पड़े हैं उनकी संख्या लिखनी है यहाँ। और अगला जो बिंदु है 17A में कुल दर्ज मतदाताओं की संख्या, यानी जो 17A रजिस्टर है मतदाता रजिस्टर, उसमें कुल कितने मतदाताओं के नाम पंजीकृत हैं उनका लिखना है
यहाँ ये ध्यान रखने की बात है कि जो ईवीएम में पड़े हुए मत हैं और रजिस्टर 17A रजिस्टर यानी मतदाता रजिस्टर में जो दर्ज मतदाताओं की संख्या है, ये दोनों की समान रूप से बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये बराबर होनी चाहिए। कुछ आपवादिक स्थितियां हो सकती हैं कि जब इनमें अंतर होगा, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, अगला है मतदान से इनकार करने वाले मतदाताओं की संख्या। यानी ऐसे कौन से मतदाता हैं जिन्होंने मतदान करने से इनकार कर दिया। अब होता क्या है कि मतदाता आया और 17A रजिस्टर 17A में अपना नाम दर्ज कराया, सब कुछ प्रक्रिया अपनाई, उसके बाद वो कहता है कि मुझे वोट नहीं करना है। ऐसा अगर कोई मतदाता है तब उसके बारे में लिखेंगे, और अगर ऐसा कोई नहीं है तब यहाँ लिख देंगे कोई नहीं। ठीक है, अगला आता है पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान से रोके गए मतदाताओं की संख्या। अब कुछ मतदाता ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनको पीठासीन अधिकारी मतदान करने से रोक देते हैं। कब? जबकि वो रजिस्टर 17A में सारी प्रक्रिया अपना चुके होते हैं। वो कौन से हैं? वो हैं जो मतदान की गोपनीयता को भंग करते हैं, उनको पीठासीन अधिकारी मत देने से रोक सकते हैं। अगर कोई ऐसे मतदाता हैं तो उनका यहाँ संख्या लिखेंगे, अगर कोई नहीं है तो यहाँ भी लिख देंगे कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट आता है ईवीएम के अनुसार मतदान में कुल पुरुष मतदाताओं की संख्या। अब आपको देखिए जो टोटल संख्या है, जितने मतदाताओं ने वोट दिया ईवीएम में, जो कुल वोट हैं उनमें 2 भागों में उन मतदाताओं को बांटना है। कुल मतदाताओं में से ऐसे मतदाता कितने हैं? जो पुरुष मतदाता हैं जिन्होंने वोट दिया, उनकी संख्या यहाँ लिख देंगे। और इसी के अनुसार ईवीएम के अनुसार मतदान में कुल महिला मतदाताओं की संख्या, यानी कुल कितनी महिला मतदाताओं ने वोट दिया वो यहाँ लिख देंगे। इसकी संख्या आप रजिस्टर 17A से पहले ही अलग अलग करके रख लेंगे। अगला आता है 17 के अनुसार कुल टेंडर यानी निविदत्त मतों की संख्या। यानी कुल अगर कोई टेंडर वोट पड़े हैं तो उनकी संख्या लिखनी है, और अगर नहीं पड़े हैं तो लिख दिया जाएगा कोई नहीं। ठीक है, अगला आता है प्रारूप 14 के अनुसार चैलेंज्ड मतों की कुल संख्या। अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई चैलेंज्ड वोट पड़े हैं तो उनकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी, और अगर कोई चैलेंज वोट नहीं है तो यहाँ लिख देंगे कोई नहीं। ठीक है, इसके बाद अगला आता है ADS लिस्ट के से मतदान करने वाले मतदाताओं की कुल संख्या। ADS लिखा है जबकि ये ASD है, ये गलत लिखा गया। ASD यानी एब्सेंट और शिफ्ट और डेड, यानी मृत, शिफ्टेड, इस तरह के जो मतदाता होंगे, अगर कोई है तो उनमें से कोई अगर मतदान करने आया है तो उनकी संख्या लिखनी है। अगर कोई ऐसा नहीं है तब यहाँ भी आप लिख देंगे कोई नहीं। ठीक है, अब आता है अगला कॉलम और वो है 11वां। देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें दिया ईपिक से मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या। ईपिक यानी जो मतदाता पहचान पत्र है उसके आधार पर, उसके माध्यम से कितने मतदाताओं ने यहाँ वोट किया है उनकी संख्या लिख देंगे, और बिंदु संख्या 4 व 5 को छोड़कर। ठीक है, 4 और 5 को छोड़कर लिखेंगे। 4 और 5 कौन से हैं? जो मतदान से इनकार करने वाले हैं और जिनको मतदान करने से पीठासीन अधिकारी ने रोक दिया, उनको छोड़कर लिखेंगे, उनको घटाकर। ठीक है, अब आता है गैर ईपिक से मतदान करने वाले कुल मतदाताओं की संख्या। इसमें भी बिंदु संख्या 4 और 5 को छोड़ देंगे, तो इसमें गैर ईपिक से मतदान करने वालों की संख्या लिखनी है, यानी ईपिक के अलावा जिस दस्तावेज का प्रयोग किया है उनकी संख्या। अब यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये संख्या कॉलम नंबर 11 की और कॉलम नंबर 12 की संख्या बराबर आनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है पोलिंग एजेंट्स की संख्या जिनकी उपस्थिति में दिखावटी मतदान यानी मॉक पोल किया गया। कितने पोलिंग एजेंट तब मौजूद थे जबकि मॉक पोल किया गया, उनकी संख्या यहाँ लिखनी है। ये 13 बिंदु की रिपोर्ट है, ये कंप्लीट। और इसके बाद पीठासीन अधिकारी अपना यहाँ नाम लिखेंगे, हस्ताक्षर करेंगे, बूथ संख्या लिखेंगे यानी मतदेय स्थल संख्या लिखेंगे, और विधानसभा या लोकसभा का नाम लिख देंगे। ठीक है, और ये सेक्टर मजिस्ट्रेट यहाँ साइन करके प्रमाणित करके इसकी कॉपी आपको
दे देंगे। ये 2 प्रति में बनेगी। अगला जो प्रपत्र है वो है पीठासीन अधिकारी द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र। अब ये पीठासीन अधिकारी मतदाता रजिस्टर यानी प्रारूप 17A के संबंध में पीठासीन अधिकारी एक प्रमाण पत्र तैयार करते हैं, उसको भरना है। उसमें जो पहला कॉलम है वो है लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या। जिस लोकसभा के लिए आप निर्वाचन करा रहे हैं उसकी एक संख्या होती है, वो संख्या यहाँ लिखनी है। उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखना है, यहाँ पर ये कॉलम है, यहाँ नाम लिखेंगे और मतदेय स्थल की संख्या लिखेंगे। या जो पोलिंग बूथ है आपका उसकी एक संख्या होगी, वो संख्या यहाँ लिखनी है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सी कॉलम है। इसमें सबसे पहला कॉलम है क्या मतदाता द्वारा पहचान सिद्ध करने हेतु दिए गए अभिलेख की उसके नंबरों सहित जांच की गई? बिल्कुल की गई, तो यहाँ हाँ लगा देंगे और नहीं को काट देंगे। अगला है क्या मतदाता फोटो पहचान पत्र के अंतिम 4 अंकित किए गए? यानी रजिस्टर 17A में मतदाता पहचान पत्र के 4 अंकों को अंकित करना है, लिखना है, तो इसमें हाँ लगा देंगे और इसे नहीं कर देंगे। अगला बिंदु, क्या सभी मतदाताओं के बाएं हाथ का अंगूठा अथवा हस्ताक्षर मतदाता रजिस्टर यानी प्रारूप 17A में प्राप्त किए गए हैं? तो ये भी हाँ है, इसको भी टिक करेंगे, इसे काट देंगे। क्या मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A भली भांति भरा गया है? बिल्कुल भरा गया है, ये हाँ, नहीं को काट देंगे। क्या अनुपस्थित शिफ्टेड मृतक सूची में से मत डालने आए मतदाताओं में शिक्षित मतदाताओं के अंगूठा और हस्ताक्षर दोनों प्रारूप 17A में लिए गए? बिल्कुल, तो ये इसमें सभी हाँ कर देंगे, ठीक है, और नहीं को काट देंगे। इसके बाद आता है पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मतदेय स्थल की संख्या लिखेंगे, ठीक है, और अंत में एक प्रमाण पत्र है। ये भी प्रमाणित किया जाता है कि अनुपस्थित शिफ्टेड मृतक सूची के मतदाताओं की पहचान की समीक्षा पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं की गई। और यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मतदेय स्थल की संख्या लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद अगला जो प्रपत्र है वो है पीठासीन अधिकारी से ईवीएम एवं अन्य अभिलेख जमा करते समय संकलित की जाने वाली अतिरिक्त सूचना। एक और अतिरिक्त सूचना है जो कि इन प्रपत्रों और ईवीएम के जमा करते समय पीठासीन अधिकारी के द्वारा दी जाएगी, जिसमें पहला है लोकसभा क्षेत्र की संख्या और नाम। यानी लोकसभा क्षेत्र जहां आप चुनाव कराने गए उसकी संख्या और उसका नाम लिखना है। मतदेय स्थल की संख्या और नाम लिखना है। अब इसमें जो बिंदु हैं, मतदेय स्थल की में कुल मतदाताओं की संख्या, अब ये अलग अलग देनी है, पुरुष, महिला, अन्य और योग। यानी जो मतदेय स्थल है उसमें जो निर्वाचक नामावली में आपके कुल मतदाता हैं उनमें से पुरुष कितने हैं उनकी संख्या लिखनी है, महिलाओं की लिखनी है, अन्य अगर कोई हैं तो उनकी लिखनी है और यहाँ टोटल कर देना है। इसी प्रकार व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने मतदान किया, यानी जितने मतदाताओं ने मतदान किया उनमें से पुरुष कितने हैं उनकी संख्या यहाँ लिखनी है, महिला कितनी है उनकी संख्या यहाँ लिखनी है, अन्य कोई अगर हैं उनकी संख्या लिखेंगे और अंत में योग कर देंगे, ठीक है। अगला कॉलम है निविदत्त यानी टेंडर्ड मतों की संख्या। अगर आपके बूथ पर टेंडर वोट कोई पड़े हैं तो उनकी संख्या लिख देंगे यहाँ, अगर नहीं है तो यहाँ नहीं लिख देंगे। अगर कोई टेंडर वोट नहीं पड़ा है तब आप यहाँ नहीं लिख देंगे, ठीक है। तो ये इस कॉलम में लिखा जाएगा, ठीक। अगला चैलेंज मतों की संख्या। अगर आपके बूथ पर मतदान केंद्र पर कोई चैलेंज वोट है तो उनकी संख्या लिख देंगे, अन्यथा नहीं लिख जाएगा। इसके बाद अगला आता है क्लासिफाइड यानी सर्विस मतदाताओं CSB द्वारा प्रॉक्सी मतों की संख्या। अगर कोई CSB क्लासिफाइड सर्विस मतदाता है और उसने प्रॉक्सी के माध्यम से मतदान कराया है तो उसकी संख्या लिख देंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं लिख देंगे, ठीक। अगला आता है अंधे अशक्त मतदाताओं की संख्या जिन्होंने साथी की सहायता से अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ऐसा कोई है तो उनकी संख्या लिखेंगे, अगर नहीं है तो यहाँ नहीं लिख देंगे। अगला बिंदु उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदाता फोटो पहचान पत्र यानी ईपिक के आधार पर मताधिकार का प्रयोग किया, यानी मतदाता पहचान पत्र के आधार पर मतदान किया, उनकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी।
मतदान के लिए फ़ोटो मतदाता पर्ची को स्टैंड अलोन पहचान दस्तावेज के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यानी जो बीएलओ पर्ची दे देते हैं उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो इसमें आपको क्या लिखना है, इसको खाली छोड़ देना है, क्योंकि ये है, या यहाँ लिख देंगे कोई नहीं, यहाँ क्योंकि इस पर्ची की सहायता से वोट नहीं डलवानी है, इसलिए इसमें कोई नहीं आ जाएगा। अगला बिंदु, उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने अन्य वैकल्पिक अभिलेखों के आधार पर मतदान किया है, यानी ईपिक के अलावा उनकी संख्या लिखेंगे। अब ध्यान रहे कि ये वाले कॉलम और इसका कॉलम का योग कुल पड़े वोटों की संख्या आनी चाहिए। अगला बिंदु है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने नियम 49 ओ में दिए गए अधिकार का प्रयोग किया। अब ये नियम 49 ओ क्या है? नियम 49 ओ में यह है कि कोई ऐसा मतदाता जो कि आया और सारी प्रक्रिया पूर्ण की, लेकिन अंत में मत देने से इनकार कर दिया, बोले इनमें से कोई भी उम्मीदवार मुझे पसंद नहीं है और मैं किसी को भी मत नहीं देना चाहता, वो ऐसा 49 ओ में दिए गए अपने अधिकार का प्रयोग करके मत ना देने का निर्णय कर सकता है। तो ऐसा अगर कोई है तो उसकी संख्या लिखेंगे, और अगर नहीं है तो यहाँ लिख देंगे कोई नहीं, है ना, कोई नहीं। ठीक है। अगला आता है मतदेय स्थल पर पोलिंग एजेंट की संख्या, यानी कुल पोलिंग एजेंट जितने भी हैं उनकी संख्या यहाँ आपको लिखनी है। अगला, क्या मतदेय स्थल पर कोई पोलिंग एजेंट उपस्थित नहीं था? आपके पोलिंग एजेंट रहे हैं उपस्थित, तो इसको लिख देंगे लागू नहीं। ठीक है। अगला आता है अनिवासी यानी ओवरसीज एनआरआई मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया। अगर आपके बूथ पर ऐसा कोई मतदाता है जो अनिवासी है यानी ओवरसीज है, जो एनआरआई मतदाता है, तब उसकी संख्या लिख देंगे, और नहीं तो लिख देंगे कोई नहीं, कोई नहीं। अगला आता है प्रयुक्त की गई ईवीएम व वीवीपैट की संख्या। ईवीएम और वीवीपैट जिनका इस्तेमाल मतदान कराने में आपने लिया है उनके पीछे एक संख्या लिखी होगी, दोनों की संख्या यहाँ लिख देंगे, यहाँ ईवीएम की संख्या और यहाँ वीवीपैट की संख्या। अब अगला बिंदु है, क्या किसी ईवीएम या वीवीपैट को बदला या परिवर्तित किया गया? अगर आपके मतदान केंद्र पर कोई ईवीएम या वीवीपैट बदली गई है तब उसका उल्लेख कर देंगे, और अन्यथा लिख देंगे लागू नहीं। ठीक है। इसके बाद अगला है यदि हाँ तो बदलने का समय और उसका कारण। अगर बदली गई है तो उसका समय और उसका कारण लिखेंगे, और अगर ऐसा नहीं है तो लिख देंगे कोई नहीं। इसके बाद अगला है अनुपस्थित, शिफ्टेड और डुप्लीकेट एएसडी मतदाताओं की कुल संख्या। अगर ऐसा आपके यहाँ है तो उनकी संख्या लिख देंगे, और नहीं है तो कोई नहीं लिख दिया जाएगा। अनुपस्थित, शिफ्टेड, डुप्लीकेट एएसडी मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान किया। अगर ऐसा कोई है तो उनकी संख्या लिखेंगे जिन्होंने मतदान किया है, और अगर ऐसा कोई नहीं है तो यहाँ भी आप लिख देंगे कोई नहीं। ठीक है। हिंसा की कोई घटना या किसी कारणवश मतदान में व्यवधान, अगर ऐसा कोई हुआ है तो उसके बारे में लिख देंगे, और अन्यथा लिख देंगे कोई घटना नहीं। ठीक। अंतिम कॉलम है मतदेय स्थल के संबंध में यदि कोई शिकायत प्राप्त हुई तो उसका विवरण। तो यहाँ कोई शिकायत नहीं, यहाँ लिख देंगे कोई नहीं। ये बिंदु आपका कंप्लीट हो जाएगा, और अंत में पीठासीन अधिकारी यहाँ अपने हस्ताक्षर करेंगे, अपना नाम लिखेंगे, मतदेय स्थल की संख्या लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला आता है वोटर टर्नआउट और मतदान का प्रतिशत का विवरण संबंधी प्रपत्र, यानी विधानसभा या यहाँ लोकसभा लिखा होगा, सामान्य निर्वाचन ये 2024 में वोटर टर्नआउट एवं मतदान के प्रतिशत का विवरण देना है। यहाँ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम लिखना है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या और नाम लिखना है, और यहाँ अब कॉलम आते हैं जिनको हम देखते हैं कि कैसे भरना है। सबसे पहला कॉलम है मतदेय स्थल की संख्या व नाम।
तो यहाँ मतदान स्थल की संख्या और नाम लिखेंगे। कुल मतदाता उस केंद्र के लिए आवंटित कितने हैं उनकी संख्या लिखेंगे। उसमें डाले गए मत यानी कुल जो वोट हुआ है उसमें कितने पुरुषों ने वोट दिया है, कितनी महिलाओं ने वोट दिया है और टोटल योग्य कितना है ये लिखेंगे। मतदान का कुल प्रतिशत लिख देंगे। डाले गए टेंडर वोट अगर कोई हैं तो यहाँ लिख देंगे, अन्यथा यहाँ डैश लगा देंगे। उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने ई पिक के आधार पर मत दिया है, यानी ई पिक मतदाता वोटर कार्ड की मदद से जिन्होंने वोटिंग किया है उनकी संख्या लिखेंगे। और अंत में लिखेंगे उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने मतदान हेतु अन्य विकल्प प्रयोग किए हैं, यानी ई पिक के अलावा अन्य विकल्पों का प्रयोग किया है, उनकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी। ये ध्यान रखना है कि ये और ये संख्या दोनों बराबर होगी, ठीक है, इतना ध्यान रखना है। और अंत में पीठासीन अधिकारी अपने यहाँ हस्ताक्षर करके ये सुपुर्द कर देंगे। अगला जो प्रपत्र आता है वो प्रपत्र है एब्स्ट्रैक्ट स्टेटमेंट टू बी फर्निश्ड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर। ये अंग्रेजी में है, इस स्टेटमेंट को भी भरना है। अब ये क्या है, इसमें पहला जो कॉलम आता है नंबर एंड नेम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी, यानी लोकसभा की संख्या और उसका नाम लिखना है। नंबर एंड नेम ऑफ पोलिंग स्टेशन, यानी जो मतदान केंद्र है उसकी संख्या और उसका नाम लिखना है। अगला आया टोटल नंबर ऑफ इलेक्टर्स असाइंड टू पोलिंग स्टेशन, यानी कितने मतदाता हैं जो कि उस पोलिंग बूथ पर मतदान केंद्र पर पंजीकृत हैं निर्वाचक नामावली के अनुसार, उनकी संख्या लिखनी है। अगला कॉलम है नंबर ऑफ वोटर पोल्ड, यानी कितने वोटर ने पोल्ड किया यानी मतदान किया, उनकी संख्या लिखेंगे। अगला है नंबर ऑफ इलेक्टर हु प्रोड्यूस ई पिक, यानी ई पिक कार्ड का प्रयोग कितने मतदाताओं ने किया, उनकी संख्या यहाँ लिखेंगे। और अगला है कि नंबर ऑफ इलेक्टर हु प्रोड्यूस्ड फोटो वोटर स्लिप, फोटो वोटर स्लिप जो कि BLO द्वारा दी जाती है उसका प्रयोग कितनों ने किया, तो यहाँ चूंकि वो मान्य नहीं है तो इसलिए यहाँ लिख देंगे कोई नहीं, ठीक है। अगला आता है जो बिंदु है पांचवा बिंदु, नंबर ऑफ इलेक्टर्स हु प्रोड्यूस्ड अदर अल्टरनेटिव फोटो आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी ई पिक के अलावा अन्य विकल्प के माध्यम से जितने भी मतदाताओं ने मतदान किया है उनकी संख्या यहाँ लिख दी जाएगी। और नीचे पोलिंग एजेंट के साइन होंगे 1 2 3 जितने भी हैं वो करके, और यहाँ पीठासीन अधिकारी अपने साइन करेंगे, ठीक है। इस तरह ये प्रपत्र भी कंप्लीट हो जाएगा। और अगला जो आता है मतदान ड्यूटी का प्रमाण पत्र, ये दरअसल जमा नहीं होगा, ये उनके लिए है पीठासीन अधिकारी ये ड्यूटी प्रमाण पत्र अपने साथी PO फर्स्ट, PO सेकंड और PO थर्ड को उपलब्ध कराएंगे, इसको भी भर लिया जाएगा। ये उनको देने के लिए, जमा करने के लिए नहीं है, यानी प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ PO फर्स्ट या PO सेकंड या PO थर्ड का नाम लिखना है, ठीक है। पद लिखना है उनका, किस पद पर तैनात हैं, किस कार्यालय में है, उनके विभाग का जो मूल तैनाती का कार्यालय है उसका नाम लिखा जाएगा। उनके हस्ताक्षर नीचे अभी प्रमाणित हैं, यानी नीचे उनके हस्ताक्षर प्रमाणित किए जाएंगे और लिखा जाएगा दिनांक से, यानी मतदान के एक दिन पहले से और मतदान वाले दिन तक, दोनों दिन लिखे जाएंगे, तक मेरे साथ निम्नलिखित पोलिंग स्टेशनों पर रहे। अब पोलिंग स्टेशन का नाम लिखा जाएगा, निर्वाचन क्षेत्र का नाम या पोलिंग स्टेशन का नाम, ड्यूटी की तारीख और पार्टी नंबर, ये लिख देना है। ये लिख के आपको कंप्लीट करना, हर एक का अलग अलग तैयार करना है ये। और यहाँ मतदान अधिकारी यानी PO फर्स्ट की दशा में PO फर्स्ट, सेकंड की दशा में सेकंड और थर्ड की दशा में थर्ड के साइन कराकर यहाँ उन्हें प्रमाणित कर देंगे पीठासीन अधिकारी यहाँ अपने हस्ताक्षर करके। और यहाँ भी पीठासीन अधिकारी अपने साइन करेंगे, यहाँ तारीख डालेंगे और इस प्रकार से ये ड्यूटी प्रमाण पत्र PO फर्स्ट, PO सेकंड और PO थर्ड को उपलब्ध करा देंगे। ये समस्त प्रपत्र थे जिनको कि बहुत सावधानी से भरना है, क्योंकि इनकी आवश्यकता मतदान सामग्री और EVM जमा करते समय होती है। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको इससे लाभ मिला होगा और आप इस प्रक्रिया को समझ पाए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को अवश्य दबा दें, ताकि आने वाले इसी तरह के वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं इसी प्रकार के
किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।